हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। और मैं प्रवीण सर आपको पढ़ा रहा था बायोलॉजी में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो कोशिका में हम लोग पढ़ रहे थे, कोशिका के 4 भाग होते हैं: कोशिका कला, कोशिका भित्ति, कोशिकांगक और जीव द्रव्य। तो कोशिका कला और कोशिका भित्ति हो चुका था, हम लोग पढ़ रहे थे कोशिकांगक के बारे में। तो कोशिकांगक में हम लोगों ने पहला जो कोशिकांगक था केंद्रक, वो पढ़ लिया है। और आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या सूत्रकणिका के बारे में। ये क्या है? यह दूसरा कोशिकांगक है। और आज हम लोग कोशिकांगक, ये जो दूसरा कोशिकांगक है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पहला चीज तो देखते हैं कि माइटो का क्या मतलब है? थ्रेड। और कांड्रिया का क्या मतलब है? ग्रेन्यूल। ये माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको इस फॉर्म में देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, कैसे पता चला था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कौन बताया था। तो 1880 मतलब 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? कीटों की रेखित पेशियों में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। तो जब इन्होंने देखा था तो इन्होंने बताया यह क्या होता है? लवक से भी छोटा, मतलब प्लास्टिड से भी छोटा क्या होता है? कोशिकांगक होता है। तो इन्होंने देखा तो केवल ये इतना बताएं, ये कीटों की रेखित पेशियों में देखे थे। कीटों में, किसमें देखे थे? इंसेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1890 में क्या हुआ। एल्टमॉन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया, क्या बताया? कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। पहली बार किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहली बार बताया एल्टमॉन ने। और इसको क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दे दिया। अभी जो हम लोग आज माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, इसका भी नाम अभी तक नहीं था 1890 तक। तो 1897 तक नहीं था। 1897 में सी बेंडा नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया क्या? कि इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब इन्होंने बायोप्लास्ट, जो अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था, उस नाम को इन्होंने, सी बेंडा ने क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। कब किया? 1897 ईस्वी में। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, मैं जल्दी जल्दी रिकॉल कर दे रहा हूँ। सन 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? कीटों की रेखित पेशियों में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। 1890 में कौन थे ये? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहली बार बताया और इसे क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। तो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? ऑप्शन आपका क्या सही है? अल्टमान। कब दिया? 1890 में। अब आगे बढ़ते हैं और 1897 सी बेंडा ने क्या किया? बायोप्लास्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है ये? बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल को छोड़ के सभी कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाएगी। किसमें नहीं पाई जाएगी? बैक्टीरिया में नहीं पाई जाएगी और नीली हरी शैवाल में नहीं पाई जाएगी। ठीक है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु में नहीं पाई जाएगी। नीली हरी शैवाल मतलब नीली हरी एल्गी, ग्रीन ब्लू एल्गी में नहीं पाई जाएगी। तो आगे इसका अगला पॉइंट जो है देखते हैं। अगला पॉइंट क्या देखते हैं? इसकी लंबाई कितनी होती है? इस माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। ये क्या है? माइक्रोमीटर। 3 से 5 माइक्रो। लेकिन जो सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 40 माइक्रोमीटर तक हो जाती है। मतलब सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई ज्यादा होती है और जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, ये पॉइंट भी क्लियर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? कि इसे क्या कहते हैं? इसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। देखिए, पावर हाउस ऑफ सेल, वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है? कौन सा सवाल? कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, या किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? वह श्वसन में भाग लेता है। तो आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे इसकी संरचना के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में, कार्य के बारे में।
तो अभी हम इसको रब करके आपको स्ट्रक्चर बना के मिलते हैं। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया लिपोप्रोटीन की बनी दो झिल्लियों की संरचना होती है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग देख सकते हैं दो झिल्ली, इसमें क्या है, ये है बाह्य झिल्ली और इसमें ये वाला क्या है, आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली तो दो झिल्ली का बना होता है। ठीक, इसमें दो कक्ष पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं क्या, आउटर कक्ष। ये वाला जो कक्ष है, ये जो बाहर है, ये इसको बोलते हैं आउटर कक्ष। और ये जो अंदर पाया जाता है, ये अंदर कक्ष है, तो इसको क्या कहते हैं, भीतरी कक्ष या आंतरिक कक्ष, इनर चेम्बर। और जो बाहर पाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, आउटर चेम्बर। तो और जो मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात किया, बाह्य झिल्ली किसे कहते हैं और आंतरिक झिल्ली। बाहरी आवरण, माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहरी आवरण होता है पूरा, वही बाह्य झिल्ली कहलाता है। बाहरी आवरण क्या कहलाता है, बाह्य झिल्ली। और आंतरिक आवरण, ये जो आंतरिक ये बना हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये जो ऊपर आप झिल्ली देख रहे हैं ना, ये लाइन इसी को कहते हैं क्या, आंतरिक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन। और ये क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन। इन इंग्लिश वालों के लिए ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर चेम्बर, इनर चेम्बर। चार चीज जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाएगी। आवरण जो झिल्ली पाई जाएगी उसको झिल्ली कहेंगे, और जो स्पेस पाया जाएगा, बाहर वाले स्पेस को क्या कहेंगे, कक्ष, और अंदर वाले स्पेस को क्या कहेंगे। देखिए, ये बाहरी कक्ष है और ये अंदर वाला कक्ष है। अंदरी वाले को क्या कहेंगे, भीतरी कक्ष, और ये बाहरी वाले को क्या कहेंगे, बाहरी कक्ष। इतना हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं हम लोग, कि ये जो क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक संरचना, उंगली के समान संरचना पाई जाती है। देखिए, उंगली के समान संरचना पाई, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्ट या क्रिस्टा कहते हैं। ठीक तो ये वाला फिगर जो है, इसी को हम लोग क्रिस्ट को ही क्या किया है, जूम आउट करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपको क्रिस्ट का ही क्या है, संरचना है। क्रिस्टा का क्या है, संरचना है, जिसमें आपको देखिए, आप काफी इसमें डिटेल में देख सकते हैं इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। इसमें ये जो संरचना है, घुमा हुआ संरचना ही क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है, या क्रिस्टा कहलाती है, क्रिस्ट कहलाती है। इस पे क्या पाए जाते हैं, F1 कण पाए जाते हैं। ये है F1 कण। इसको देखिए, हम बड़ा करके भी दिखाएं। F1 कण जो होता है 3 पार्ट में बटा होता है, सिर, वृंत और आधार में बटा होता है। ठीक है, जिसमें सिर में क्या होता है, ये जो सिर पाया जाता है F1 कण में, वो उसमें मैट्रिक्स भरा होता है। क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। और जो F1 कण का जो ये सिर है, इसमें क्या पाया जाएगा, एक डीएनए पाया जाएगा, और अधिक संख्या में क्या पाया जाएगा, 70 राइबोसोम पाया जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आया। ये था क्या, पूरी अंतः कला जो पूरी, हाँ, ये क्या होते हैं, डंठल युक्त कण को ही क्या कहते हैं, पूरी जो भीतरी कक्ष है, इस पूरी भीतरी कक्ष पे डंठल युक्त कण पाए जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, F1 कण कहते हैं। तो आपकी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ये तो हो गई। तो अब हम लोग जानते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में। अच्छा चलिए ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हो गई कि सर ये आउटर चेम्बर है, ये इनर चेम्बर है, ये बाह्य झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है, ये क्रिस्टा है, ये F1 कण है, ये F1 कण का 3 पार्ट है। तो ये सब तो मान लीजिए हो गया सर। तो आगे हम लोग क्या जानेंगे अब, कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, वह क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है और ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, यह कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य करता है, अर्थात कोशिका के अंदर ऊर्जा के पोषक पदार्थों का विखंडन करता है। पोषक पदार्थों के विखंडन करने से ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो वो कैसे होता है, वह 3 चरणों में होता है। कौन कौन सा, पहला है केब्स चक्र, दूसरा है श्वसन श्रृंखला, और तीसरा है फास्फोरिलेटिंग तंत्र। तो आइए अब हम लोग समझते हैं डिटेल में इन तीनों चक्रों के बारे में। ये तीनों चक्र कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं नाम लिख के आप लोग को समझा रहा हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हम लोग समझ लिए थे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना। देखिए, इसमें रासायनिक संरचना में क्या है कि प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए और डीएनए
क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में होता है या फिर इसी का मिलकर बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन कितना पाया जाता है, 65%, और फास्फोलिपिड कितना पाया जाता है, 25%, आरएनए कितना पाया जाता है, 0.5%, और डीएनए की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, बहुत कम, कुछ ही मात्रा में क्या होता है, जो डीएनए है वो पाया जाता है। तो इसकी संरचना के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो इसका पहला तो आप देख सकते हैं कि इसका काम क्या है कि पावर हाउस ऑफ सेल। यह क्या करता है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, मतलब ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य क्या करते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। दूसरा क्या है, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है, जिसमें एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। अच्छा सर, एटीपी और एडीपी क्या है, तो एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो क्या होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण हो रहा है तो यही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण की क्रिया, और इसी क्रिया के माध्यम से इसका निर्माण हो रहा है। तो इसका निर्माण होना है क्या है, ऑक्सीकरण है, और इसी से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसी कारण इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आप बहुत बढ़िया, अब ये जो क्रिया होती है ये 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है, 3। कौन कौन सा, पहला है आपका केप्स चक्र, दूसरा है श्वसन श्रृंखला, और तीसरा है फास्फोरिलेटिंग तंत्र। केप्स साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन एंड फास्फोरिलेटिंग सिस्टम। तो सर केप्स चक्र क्या होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में घुलित अवस्था में उपस्थित विकरों के द्वारा चालित होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, घुलित अवस्था में विकर पाए जाते हैं। मैट्रिक्स मैंने बताया ना, F1 कण का जो सिर वाला पार्ट होता है उसमें मैट्रिक्स भरा होता है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें जो विकर होते हैं मैट्रिक्स में घुलित अवस्था में विकरों द्वारा ये क्रिया की जाती है। पहली क्रिया जो क्रेब्स साइकिल की है, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और अपचयी पदार्थों से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। क्या क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन निष्कासन हो गया, तो अब हम लोग पहुंचेंगे किस पे, श्वसन श्रृंखला। इसका एक दूसरा नाम भी है, श्वसन श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है, श्वसन श्रृंखला का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहला हो गया, अब इलेक्ट्रॉन जो है निष्कासित हो गई, तो अब पहुंचेंगे हम लोग किसमें, श्वसन श्रृंखला में। तो श्वसन श्रृंखला में क्या हो रहा है यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कौन, ये जो सिस्टम है, श्रृंखला है, चेन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और श्रृंखला में स्थित इलेक्ट्रॉन वाहकों द्वारा क्या करता है, उनका स्थानांतरण होता है, और अंत में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीजन से संयुक्त होकर जल का निर्माण कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, जल का। यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी उंगली के समान संरचना मैंने दिखाई थी ना यहाँ पे, तो उसी क्रिस्टा में ही क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। मतलब कौन सा प्रोसेस, जल का निर्माण का प्रोसेस। जब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो जल बन रहा है। कहाँ पे हो रहा है, क्रिस्टा में। समझ गए ना। तो आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो चक्र है उस पर पहुंचते हैं। तीसरी जो क्या है प्रोसेस है, फास्फोरिलेटिंग तंत्र को देखते हैं। इसमें क्या होता है, यह श्वसन श्रृंखला से जुड़ा होता है और विभिन्न स्थानों पे क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। और क्या करता है, यह तंत्र F1 कण और एटीपी सिंथेसिस विकर का बना होता है। किसका बना होता है, ये F1 कण और एटीपी सिंथेटिक का बना होता है। कौन, फास्फोरिलेटिंग तंत्र, 2 चीजों से मिलकर बनता है। ठीक सॉरी। तो ये आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए के कारण क्या होता है, यह स्वप्रतिकृति मतलब सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या, ये सर ये क्या होता है, सेल्फ रिप्लिकेशन या स्वप्रतिकृति। क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वतः मतलब टूट के 2 भाग में बन सकता है। मतलब मात्र कोशिका से नई कोशिका के मतलब नई मात्र माइटोकॉन्ड्रिया से नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो सकता है। कैसे हो सकता है, डीएनए कारण।
डीएनए पाया जाता है कुछ मात्रा में। कहाँ पाया जाता है? F1 कण के सिर में एक डीएनए पाया जाता है। तो वही डीएनए क्या करता है? इसमें मदद करता है स्व प्रतिकृति में, सेल्फ रिप्लिकेशन में। तो उम्मीद है आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, संरचना एवं कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। और आगे हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद राइबोसोम का अध्ययन करेंगे। तो ये जो कोशिकांगक था, पहला कोशिकांगक न्यूक्लियस हो चुका है, यह था दूसरा कोशिकांगक माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा कोशिकांगक क्या होगा जो हम अगली वीडियो में हमारी आएगी? राइबोसोम। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।